गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स, वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। आज हम बात करते हैं BSOC 102 भारत का समाजशास्त्र 1 के असाइनमेंट्स के बारे में। तो इसके असाइनमेंट्स की लास्ट डेट है जो सबमिशन की वो 31 अक्टूबर रखी गई है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इससे पहले आपको असाइनमेंट को लिख के और आपके स्टडी सेंटर में जमा करवाना होता है, तभी आपके मार्क्स जो है वो आपको मिल सकते हैं। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये असाइनमेंट्स है, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। पहले 2 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं, यानी कि 20-20 नंबर के दोनों क्वेश्चन हैं। उसके बाद 3, 4, 5 क्वेश्चन जो है वो 10-10 नंबर के हैं, बाकी सभी क्वेश्चन 6-6 नंबर के हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा भारतीय समाज को समझने के लिए इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण और प्रशासनिक दृष्टिकोण। यहाँ पर 2 तरह के दृष्टिकोणों की बात की हुई है, दोनों अलग अलग तरीके प्रदान करते हैं। इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो जैसे उसकी केंद्रितता क्या है, विधि क्या है, मुख्य अवधारणाएं क्या है, भारत समाज को समझने का तरीका क्या है, भारतीय समाज की व्याख्या की हुई है, उदाहरण बताए हुए हैं, सीमाएं बताई हुई है। और जो दूसरा दृष्टिकोण है वो है प्रशासनिक दृष्टिकोण। उसकी केंद्रितता क्या है, उसकी विधि क्या है, उसकी मुख्य अवधारणाएं क्या है, सामाजिक न्याय, समानता, कल्याण, विकास के बारे में बताया हुआ है कि भारतीय समाज को समझने का तरीका क्या है, भारतीय समाज की व्याख्या क्या है। क्योंकि आप किसी समाज को तभी समझ सकते हो जब उसकी आप व्याख्या कर पाओ। जैसे उसके उदाहरण दिए हुए हैं, जाति आधारित आरक्षण है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, उसकी फिर सीमाएं के बारे में तुलना की गई है कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को नज़रअंदाज करने और नीतियों को लागू करने में कठिनाई होती है। जैसे कि तुलना की हुई है दोनों दृष्टिकोण के अंदर की इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण क्या है, प्रशासनिक दृष्टिकोण क्या है, और इसको हमने बुलेट पॉइंट में दिखाया हुआ है कि केंद्र बिंदु, विधि, मुख्य अवधारणाएं, भारतीय समाज की व्याख्या, दृष्टिकोण, उपयोग। इसके बाद इसका निष्कर्ष दिया हुआ है। निष्कर्ष के बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद एक भावना है जिसके बारे में हमने यहाँ पे बताया हुआ है। इसमें 2 मॉडल लिए हुए हैं, एक जो AR देसाई जी है जो मार्क्सवादी थे, उसके मॉडल की बात की हुई है, और दूसरा जो पार्थ चटर्जी है उनके विचारों की बात यहाँ पर की हुई है। दोनों के हमने 4-4 पाँच छः बिंदु इसके दिए हुए हैं, और पार्थ चटर्जी के 3 बिंदु यहाँ पे और 2 बिंदु यहाँ पे, यानी कि 6 बिंदु AR देसाई के और 5 बिंदु चटर्जी जी के हमने यहाँ पे दिखाए हुए हैं। इसके बाद इसका निष्कर्ष क्या है और फिर इसका हमने संक्षेप में बता दिया है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो सैबाल्टर्न अध्ययन में रंजीत गुहा का योगदान के बारे में बताया हुआ है कि सैबाल्टर्न दृष्टिकोण की स्थापना के बारे में बताया हुआ है, इतिहास लेखन में बदलाव के बारे में बताया हुआ है, सबाल्टर्न स्ट्रेटजी के संपादन के बारे में बताया हुआ है। फिर यहाँ पे एक बुक का नाम मेंशन किया हुआ है जो 1983 में प्रकाशित हुई थी। फिर भारतीय इतिहास लेखन पर प्रभाव के बारे में बताया हुआ है। इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। समकालीन भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में निरंतरता, परिवर्तन दोनों मौजूद थे, इसके बारे में बताया हुआ है। जन्म आधारित पदानुक्रम चलता हुआ आ रहा है, अंतर्विवाह के बारे में बताया हुआ है, सामाजिक बहिष्कार के बारे में बताया हुआ है, परिवर्तन कैसे हुए, शिक्षा से हुए, शहरीकरण से हुए, राजनीतिकरण से हुए, आर्थिक परिवर्तन से हुए, कानूनी सुरक्षा से हुए, निष्कर्ष क्या है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा की गई है कि जो महिलाओं की स्थिति है वो अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कैसी है, जैसे कि उनको कम वेतन और असुरक्षित काम, अशिक्षित और कम कुशल, शारीरिक शोषण और उत्पीड़न का खतरा, सामाजिक सुरक्षा का अभाव, गरीबी और असमानता, लिंग आधारित भेदभाव, परिवार की स्थिरता पर प्रभाव, सुधार के लिए रणनीतियाँ अगर बात करें तो वो है सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार, प्रशिक्षण और कौशल विकास, कानून और नीतियों को लागू करना, वित्तीय समावेशन, समुदाय आधारित हस्तक्षेप। निष्कर्ष यहाँ पर हम बता रहे हैं। इसके बाद अगर हम प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो वो है निर्जातिता, यानी कि एथनोसेंट्रिज्म, जैसे कि अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, दूसरे की संस्कृतियों का मूल्यांकन अपनी संस्कृति के आधार पर करना। अपनी संस्कृतियों को श्रेष्ठ मानना इसके मुख्य पहलू है। दूसरा मुख्य पहलू है अन्य संस्कृतियों का मूल्यांकन करना। इसके बाद तीसरा पहलू है पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता। उसके बाद समूह पहचान और सामंजस्य। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो निर्जातिता है उसका प्रभाव क्या है ये बताया हुआ है, और इससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं
क्या चीज़ों को हमें अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए जिससे कि हम इन चीज़ों से बच सकें, यानी कि निर्जातीयता से बच सकें। जैसे विविधता को स्वीकार करें, खुले विचारों वाले बने, संवेदनशील बने, ज्ञान प्राप्त करें। प्रश्न नंबर 7 के बारे में शक्ति और सत्ता के बारे में बताया हुआ है। ये दोनों अवधारणाएँ हैं। शक्ति के बारे में यहाँ पर हमने 4 बिंदुओं में बताया है, सत्ता के बारे में भी हमने यहाँ पर 4 बिंदुओं में बताया हुआ है। शक्ति और सत्ता में अंतर हमने बताया हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो इसके उदाहरण हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो संयुक्त परिवार के बारे में बताया हुआ। संयुक्त परिवार के मतलब है कि एक ही परिवार में रहने वाले कई पीढ़ियों के लोग, जैसे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, बच्चे, और पारिवारिक संरचना है। और इसमें भावनात्मक सहयोग भी मिलता है, आर्थिक सहयोग भी होता है, जिम्मेदारियों का वितरण भी होता है, पारंपरिक संस्कारों का पालन भी करना पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अनुभव और ज्ञान का आदान प्रदान भी होता है, स्वतंत्रता की कमी होती है, क्योंकि इसमें एक जो घर में बड़े लोग होते हैं उनके पास सभी स्वतंत्रताएं रहती है, जो सभी परिवार पर नियंत्रण रखते हैं। मतभेदों की संभावनाएं हो सकती है, क्योंकि विभिन्न पीढ़ियों और विचारों के लोग साथ रहने से मतभेद होने की संभावना भी होती है। आर्थिक दबाव भी बना रहता है, क्योंकि कुछ इसमें सभी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर सदस्यों का भी ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि जो ज़्यादा पैसे या ज़्यादा अच्छी नौकरी करते हैं उनको अपने जो छोटे हैं और उनका पालन पोषण करना या उनकी आर्थिक सहायता करना, यह एक तरह से देखा जाए तो आर्थिक दाब भी है, लेकिन अगर दूसरे प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए तो यह एक अच्छा काम भी है, जिससे कि सहभागिता बढ़ती है परिवार के अंदर। परिवर्तनशील सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें तो कृषि वर्ग संरचना की बात करते हैं कि उसका अर्थ क्या है। उसके कृषि वर्ग संरचना को समझने के लिए किन किन पहलुओं पर हमें विचार करना चाहिए, महत्वपूर्ण है जो कि, जैसे कि भूमि स्वामित्व, फिर कृषि में भागीदारी। उसके बाद अगर हम बात करें तो सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है, ऐतिहासिक और सामाजिक कारक क्या क्या है, आधुनिक परिवर्तन क्या क्या आए हैं। कृषि वर्ग संरचना के अगर कुछ प्रमुख प्रकार है, जैसे कि जमींदार है, काश्तकार है, किसान मालिक है, किसान मजदूर है। उसके बाद अगर प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो विवाह के रूपों के बारे में बताया हुआ है, लेकिन अगर हम हिंदू धर्म में मुख्य रूप से विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ये हैं ब्रह्मा, देव, आर्स, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। विवाह के 8 प्रकार के यहाँ पर वर्णन किए गए हैं, जैसे कि ब्रह्म विवाह। यह हिंदू धर्म में सबसे उत्तम प्रकार का विवाह माना जाता है, जिसमें योग्य वर और वधू की सहायता से वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार विवाह होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देव विवाह की, यज्ञ में ऋत्विज को कन्यादान करना देव विवाह कहलाता है। हर्ष विवाह, वर से एक या दो गाय या बैल लेकर कन्या को विधि विधान से सौंपना आर्ष विवाह कहलाता है। प्रजापत्य विवाह, पिता द्वारा कन्या को वर यह कहते हुए सौंपना कि तुम दोनों एक साथ गृहस्थ धर्म का पालन करो, प्रजापत्य विवाह कहलाता है। ये जो 4 विवाह मैंने आपको अभी बताए हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, हर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये चारों विवाह हिंदू धर्म में श्रेष्ठ माने जाते हैं। बाकी के जो नीचे 4 विवाह है, जैसे असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। अगर हम बात करें असुर विवाह की, तो कन्या के पिता या परिवार को धन या संपत्ति देकर कन्या को ग्रहण करना असुर विवाह होता है। ऐसा हमारे समाज में प्रचलन चला हुआ है कि जिस इन मनुष्य की या जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो पाती है, तो वो किसी गरीब परिवार को किसी दूसरी जगह से पैसे दे करके वहाँ से उसकी कन्या के साथ विवाह कर लेता है। गंधर्व विवाह की बात करें तो वर और वधू की आपसी सहमति से होने वाला विवाह गंधर्व विवाह कहलाता है। राक्षस विवाह की बात करें तो बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके उससे विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता है। पिशाच विवाह, सोती हुई मानसिक रूप से कमजोर या नशे में धुत कन्या के साथ जबरदस्ती विवाह करना पिशाच विवाह कहलाता है। इनमें से पहले 4 विवाहों को श्रेष्ठ माना जाता है, जबकि बाद के 4 विवाहों को अच्छा नहीं माना जाता है। ये हमारे हिंदू धर्म की बातें थी। इसके अलावा विवाह को सामान्यतः आज आधुनिक दौर में 2 प्रकारों से विभाजित किया गया है। सबसे पहला नागरिक विवाह, जैसे कि कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह। कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त जितने भी प्रकार के विवाह है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं कोर्ट में जाके, तो वो आपका कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह है।
उसके बाद कानून विवाह के अंदर ही अगर आप देखोगे तो जैसे इंटरकास्ट मैरिज वगैरह है, वो भी कोर्ट में जाके मैरिज करते हैं, उनका भी सर्टिफिकेट बनता है। तो वो सब कानून द्वारा मान्यता प्राप्त विवाह है जो नागरिक विवाह के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें धार्मिक विवाह की, तो किसी धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार होने वाले विवाह धार्मिक विवाह कहलाता है। तो जैसे कि हिंदू धर्म में हम देखें कि ऊपर के 4 जो धर्म थे वो श्रेष्ठ थे, और जो नीचे के 4 विवाह है वो अच्छे नहीं माने गए हैं। तो थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।